तो व्यूअर्स, जहाँ पे मैं वॉक अराउंड कर रहा था पहाड़ी के ऊपर, बहुत ही सुंदर पहाड़ी थी, वहाँ से जब मैं नीचे आया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, एक इंस्टेंट जो होता है रिएक्शन, काफ़ी स्टीप था, डाउनहिल था, ब्रोकन काइंड ऑफ, इट वाज अ बैड पैच। तो मैंने रीजन जो है वो टॉप पे कर दिया, इसका 3 पे कर दिया रीजन, यस। तो वो मेरे माइंड में ही नहीं आया कि इसके वो हिल डिसेंट कंट्रोल है, उसको भी मैं प्रेस कर सकता हूँ। तो लेकिन थर्ड रीजन में भी वो बहुत ईजिली बड़े कंट्रोल के साथ नीचे आ गई। एक और अच्छी चीज़ मैंने और नोटिस की है अभी, कि जो विंडोज़ है वो पूरी नीचे तक जाती हैं, पीछे भी और आगे भी, तो थॉरली अप्रिशिएट। बाकी ड्राइविंग की अगर मैं बात करूँ, वेरी सिमिलर फील, वही डीएनए है जो मुझे पंच ईवी में या नेक्सॉन में महसूस हुआ था, बट पंच वाला ही आर्काई ईवी प्लेटफॉर्म या आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ किया जा रहा है, जो प्लेटफॉर्म काफ़ी बोस्ट करता है कि इट कैन टैकल एनी काइंड ऑफ कंडीशंस। जो इन्होंने बहुत सारे वीडियो टीजर्स भी आए हैं, उसमें भी वो चीज़ दिखाई है, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात मैं पहले कर चुका हूँ। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट लाइक ऑल टाटा कार्स, दे आर ऑन द सॉफ्टर साइड, ट्यून फॉर कम्फर्ट। बट ऐसा भी नहीं है कि जब आप इस पर्टिकुलर ईवी को कॉर्नर करते हो तो कोई आप बहुत ज़्यादा झूलते हो या पैसेंजर्स आपके झूलेंगे। मुझे कम से कम ऐसा महसूस नहीं हुआ। आई थिंक ये दिल्ली हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, और मैंने बहुत बार हार्ड कॉर्नर किया है 70 या 75 पे, इससे ऊपर तो मैं नहीं गया अभी तक। तो उसमें मुझे इसमें बॉडी रोल बहुत कंट्रोल्ड लगा। स्टीयरिंग एक ऐसी चीज़ है ईवीज़ में जो मुझे पर्सनली सीधा यहाँ पे नहीं लगते। दे डू द जॉब, दे आर समवॉट प्रिसाइज ऑल्सो। एक होता है ना 0.30 सेकेंड का डिले, वो देखिए है इसमें, वो बाकी ईवीज़ में भी मुझे लगता है ठीक है, वापस सेंटर में आ जाता है, सब कुछ है। बट एक जो कनेक्टेड वाली फील होती है ना, वो थोड़ी सी मिसिंग है। बट हल्की सी वेगनेस महसूस होती है। बट बहुत एविडेंटली गाड़ी जैसे ही आप 60 का बैरियर तोड़ते हो और 60 to 80 के बीच में होते हो, आर्टिफिशियली स्टीयरिंग जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली वे अप कर लेता है, वो अच्छा लगता है मुझे। एंड उसमें ये जो मैंने लेन असिस्ट अभी ऑन किया हुआ है, उसके कारण भी थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है स्टीयरिंग, जो कोशिश करता है कि आप जिस लेन में जा रहे हो उसी गाड़ी उसी लेन में कार रहे। और ये जो अभी मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, स्ट्रिप्स काफ़ी हाईलाइटेड हैं, बड़ी न्यू जैसे ये सड़क बनी हो, तो स्टीयरिंग अपने आप बहुत कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल सीधी लेन में चले। बट 60 के नीचे क्योंकि बहुत लाइट वेट है स्टीयरिंग, तो फ़ायदा उसका न्यू ड्राइवर्स को या एक इजी ड्राइवर्स जो एक ईज़ ऑफ ड्राइविंग होती है शहर में, उसमें आपको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा। और परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो जो LR वेरिएंट है उसकी आई बिलीव 8.6 कह रहे हैं ये, और दूसरी की थोड़ी सी आई थिंक 9 सेकंड्स के आसपास है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बट मैं आपको एक क्विक थ्रॉटल करके दिखाता हूँ। अभी हम हैं 60 पे, मैं क्विक थ्रॉटल करता हूँ, विल सी के 60 से हम 120 कितनी जल्दी जाते हैं। बट एंड लेट्स गो फुल थ्रॉटल, हियर वी गो, 86, 90, 120, speed warning is there, 130, and now I'm just making it a little slower. मज़ा आ जाता है यार। मैं एक बात बोलूँ, मतलब EVs, ये देखिए, ये पता क्या हो रहा है, ये जो वार्निंग आ रही है, बात मैं आपको बताता हूँ, ये लेन डिपार्चर वार्निंग बेसिकली, क्योंकि लेन डिपार्चर वार्निंग इसका ADAS फीचर है, लेन असिस्ट भी मैंने ऑन किया हुआ है, तो जैसे ही मैं लेन इधर उधर छेड़ता हूँ ना, इधर उधर होता हूँ, तो लेन डिपार्चर वार्निंग क्या करती है, मेरे स्टीयरिंग को थोड़ा सा जडर करती है। उसको ऐसा होता है कि कहीं मैं इम्बैलेंस तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कहीं मैं सो तो नहीं गया, तो वो कोशिश करती है मेरे को याद करवाने की कि मैं लेन चेंज कर रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी गुड फीचर। जो जडर होता है वो सही लगता है। लेन असिस्ट को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, लेन कीप असिस्ट मैंने अभी ऑफ़ कर दिया है। और जो मैं कहने वाला था, मैं ये कहने वाला था, आपने देखा 60 to 120 कैसे कितनी जल्दी गाड़ी ने स्पीड पकड़ी। और ये चीज़ नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी या बाकी ईवीज़ भी जो मैं चला चुका हूँ, वो रश ऑफ द ब्लड, वो एक टर्बो प्लस DCT गियरबॉक्स वाली परफॉर्मेंस, वो मतलब इट्स काइंड ऑफ एट पार या ईवीज़ में थोड़ी सी बेहतर है। तो ईवीज़ वालों को मार्केटिंग ये करनी चाहिए कि गेट द ईवीज़ फॉर बेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस, बेस्ट स्पीड, बेस्ट परफॉर्मेंस। कुछ लोग कहते हैं कि पंच 6 लाख की भी है और पंच 16 लाख की भी है, तो उनको कौन समझाए कि ईवी जब चलती है तो वो DCT गियरबॉक्स 1.5 टर्बो के साथ परफॉर्मेंस उसकी मैचेबल होती है, और साथ में वो पंच जो है वो 6 एयरबैग्स भी दे रही है, 4 डिस्क ब्रेक्स भी दे रही है।
तो वो चीज़ समझाई नहीं जा सकती। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स अगर आप चला रहे हो ना, तो आपका हॉराइज़न बहुत छोटा है। आई एम सॉरी टू से। और इस पे वापस आना चाहूँगा, रेंज की जैसे मैं बात करना चाहूँगा। 83% है अभी, 387 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 60 के आसपास मैंने गाड़ी चला दी है, जिसमें 3% 4% बैटरी जब कार मेरी खड़ी रही, क्योंकि वहाँ पे मैं जब वॉक अराउंड कर रहा था तो एसी मेरा चल रहा था, तो उसमें भी देखिए कुछ बैटरी की खपत है जो हुई है। मेरे पास समय आज थोड़ा सा लिमिटेड था, टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास 4-5 आवर्स थे, वरना मैं डेफिनेटली इसको 200-250 किलोमीटर चलाना पसंद करता। आई विल सी के इन फ्यूचर मैं टाटा को ये रिक्वेस्ट करूं कि वो मुझे लुधियाना में ही कर्व जो है, जैसे उन्होंने मुझे नेक्स्ट अपनी पंच ईवी दी थी, तो मुझे ये भी कुछ डेज़ के लिए प्रोवाइड की जा सके, बिकॉज मैं अपना फिर ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँगा। ओनरशिप एक्सपीरियंस से याद आया, जब मेरे पास पंच ईवी थी, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है चार्जिंग की क्या कॉस्ट रहती है, तो देखिए लुधियाना में या पंजाब में 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है पर यूनिट। तो अगर वो 35 kW की बैटरी थी, तो आप मान के चलिए 37-38 यूनिट मेरे खपत होते होंगे। तो अगर इसकी 55 वाला वेरिएंट में लेता हूँ, जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि फिर 60 के आसपास यूनिट्स, क्योंकि थोड़ी सी ओवर चार्जिंग या लीकेज में पूरा 55 यूनिट तो नहीं होगा, KWH अगर 55 है तो 60 के आसपास मेरे यूनिट्स जाएंगे, जिसका मतलब हुआ कि मेरे 600 रुपये में गाड़ी पूरी चार्ज हो जाएगी, जिसमें रियल टाइम रेंज मुझे मिलेगी 400 से 420 किलोमीटर्स, और क्लेम्ड रेंज जो है वो है 585 किलोमीटर। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने रुपए में मुझे पर किलोमीटर गाड़ी पड़ेगी। और वारंटी जस्ट लाइक अदर ईवीज, इसकी भी आई बिलीव 1.60 लाख किलोमीटर होगी, एंड 8 ईयर्स की बैटरी पैक पे वारंटी होगी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है, मुझे भी इसका देखिए पूरा प्रॉपर आंसर तो नहीं पता, बिकॉज उसका आंसर लोगों का क्वेश्चन होता है कि बैटरी की कीमत क्या होगी अगर रिप्लेसमेंट हमें करनी पड़े। तो जो मोटा मोटा मुझे पता है वो ये है कि ये कहा जाता है कि पहली बात तो पूरी बैटरी रिप्लेस नहीं होती, ठीक है, बैटरी के कुछ सेल्स रिप्लेस होते हैं। दूसरा, बैटरी हेल्थ जब आपकी डिग्रेड होती है तो पूरी बैटरी रिप्लेस नहीं होती, सेल्स को रिप्लेस किया जाता है। और दूसरा ये कहा जाता है कि अभी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं किया बैटरीज़ ने, तो फ्यूचर में इसकी कॉस्ट सस्ती होगी। तो आज हम आपको वो कॉस्ट एक पुख्ता तौर पे नहीं बता सकते। तो ये एक आंसर ठीक भी है, बट एक आंसर थोड़ा सा मैं ये भी कह सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी सी कमी फिर जो ईवीज़ लेना चाहते हैं उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं मिलती। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि 8 साल एक बड़ा लंबा टाइम होता है, और 1,60,000 किलोमीटर भी बड़ा लंबा टाइम होता है कि इतनी गाड़ी भी अगर आप चला दोगे तो पैसे तो आपने वैसे ही पूरे कर लिए, और परफॉर्मेंस के भी आपने जो एन्जॉयमेंट है आपने वो कर ली। बिकॉज ऐसी परफॉर्मेंस आपको टर्बो प्लस DCT गियर बॉक्स में ही मिल सकती है, ना टॉर्क कन्वर्टर में, ना ही दुनिया के किसी नेचुरली एस्पिरेटेड में पैसेंजर सेगमेंट में EV वाली परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और AC एज यूजुअल जैसे टाटा के पावरफुल होते ही हैं, तो नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। ये पैनोरामिक सनरूफ, मैंने इसका फ्लैप जो है वो खोला हुआ है, तो एक ग्लास एरिया मुझे अच्छा लग रहा है, बट रियर में ग्लास एरिया इट्स काइंड ऑफ एवरेज। जो टाटा की कार्स के साथ हम एसोसिएट करते हैं वैसा खुलापन मुझे नहीं लगा, बट फ्रंट में इट इज़ फाइन। जो डिज़ाइन लैंग्वेज के कारण इतनी स्लोप है, आगे तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नेक्सॉन जैसे ही है, तो आगे मुझे आई एम फीलिंग इन अ फेमिलियर टेरिटरी। बट पीछे कूपे डिज़ाइन लैंग्वेज होने के कारण थोड़ा सा एक एवरेज ग्लास एरिया मुझे लगा। ड्राइविंग मोड मैंने शुरू में ही सिटी में ही रखा हुआ है। अगर मैं इसको, तो अभी मैं इको में मैंने कर दिया है, और रेंज सीधे मेरी 20-30 बढ़ गई है। रीजन में नहीं छेड़ रहा, रीजन मैंने L1 में ही रखा हुआ है। तो रीजन के साथ अगर आप फेमिलियर नहीं हैं, बेसिकली ये पैडल शिफ्टर्स जो मेरे पास है दोनों तरफ, तो इस रीजन ब्रेकिंग के थ्रू मैं अपनी बैटरी को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ। तो L1 बेसिकली जब आप हाईवे पे हो, बहुत तेज़ नहीं आप चला रहे 80-90 पे, तो L1 अगर आपने किया होगा तो बैटरी की खपत आपकी बेसिकली कम होगी, बिकॉज वो जो ब्रेकिंग हो रही है साथ साथ में आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। और अगर आप सिटी में हो, सिटी ड्राइविंग में, जैसे अभी मैं आने वाला हूँ सिटी में, जिसमें 60 के नीचे अगर आप चलाते हो तो प्रेफरेबली इट शुड बी L2। थोड़ा सा शुरू में आपको अजीब लगेगा, ऐसा लगेगा गाड़ी खिंच रही है, बट बाद में आप यूज टू हो जाओगे। तो वी शुड डू एवरीथिंग टू प्रोलॉन्ग आवर बैटरी, तो L2 तब। और अगर आप बम्पर टू बम्पर हैं
ऑटो होल्ड इस्तेमाल मत कीजिए, सीधा L3 में गाड़ी कर दीजिए, बहुत सही रहेगा। आप बिल्कुल आइडियल कंडीशन है कि बम्पर टू बम्पर आप L3 जो है लेवल जो है थर्ड रीजन का वो आप यूज़ करें टू प्रोलॉन्ग योर बैटरी रेंज। तो अभी थोड़ी सी गर्मी हो रही है, तो आई जस्ट स्विच ऑन द वेंटिलेटेड सीट्स, जो कि बहुत एक कंफर्ट ओरिएंटेड फीचर है। टाटा, जैसे मैंने कहा कि डीप प्लानिंग होती है हर प्रोडक्ट के साथ, और इसमें भी देयर इज़ हार्डली एनी फीचर जो आपके दिमाग में आए कि जो कंपटीशन दे रहा है और टाटा वो नहीं दे रहा। और मिड साइज़ एसयूवी कूपे सेगमेंट में अडास के फीचर्स भी जो दिए गए हैं, जिसमें AEB, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, जिसमें ये डिजिटल कॉकपिट में ही कैमरा आ जाता है, तो 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, 4 डिस्क ब्रेक्स, तो ऐसा कुछ आपको याद नहीं आएगा कि आप पीछे छूट रहे हो। फोमो फैक्टर आप में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि 7-8 साल के लिए आप बिल्कुल कवर्ड महसूस करोगे कि हाँ, मैंने अगर टॉप वेरिएंट लिया है या उससे एक भी कम लिया है, इवन देन EVs में तो कम से कम आपको ऐसा ही लगेगा कि यू आर कवर्ड। मैं देखिए कोई इन चीज़ों की बात कम करता हूँ, म्यूज़िक सिस्टम की या पैनारोमिक सनरूफ की, बट ऐसी चीज़ों में भी अगर JBL के स्पीकर्स और हरमन कार्डन की आपको ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल गई, आपने म्यूज़िक की क्वालिटी शुरू में ही सुनी, तो वो चीज़ें भी जिनको भाती हैं तो उनको ये गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो एक ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो बहुत ऑन पॉइंट टाटा ने ये पेश किया है, बहुत ही अच्छी एफर्ट है। कमियां भी देखिए हैं गाड़ी में जो मैंने आपको दिखाई हैं, पॉइंट आउट की हैं। उसमें सीटिंग में भी जो है हो सकता है बहुत लंबे पैसेंजर्स को हेडरूम की थोड़ी सी कमी लगे। फिट एंड फिनिश में अगेन परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, बट अभी तक वो चीज़ अचीव नहीं हो रही। उसमें फिर से जो रूम है वो अभी है। एल्ट्रॉस में आई डोंट नो कि कैसे ये करते हैं कि एल्ट्रॉस में कमियां जब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ ऊपर नीचे सारा, तो वैसा मुझे उसमें नहीं वो चीज़ें मिलती। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डाइज दे आर यूजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कार। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैं तब कहता हूँ जब लिटरली मेरे पसीने छूट जाएं। आज मैं धूप में, मतलब काइंड ऑफ ह्यूमिड एनवायरनमेंट, लिटरली 4 घंटे लग गए, जबकि मुझे लगा था कि मेरे पॉइंट्स तैयार हैं और 1.5-2 घंटे में प्रेजेंटेशन बन जाएगी। काफ़ी टाइम लग गया। तो फिर मुझे एक अंदर से आती है कि चलो यार, आप लोग देख रहे हो, अगर अब तक भी आप वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी, तभी आप देख रहे हो। तो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज उसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी जल्दी मिल जाती है, जिससे व्यूज़ आपके समक्ष जल्दी रखे जाते हैं यूट्यूब पे एंड ट्विटर पे। वरना हमारी कम्युनिटी तो वैसी है ही है कि अगर एक आवाज़ मारेंगे तो कोई भी बंदा, कोई भी कम्युनिटी मेंबर घर पे गाड़ी छोड़ के चला जाएगा। इतना मुझे विश्वास है अपनी कम्युनिटी पे। क्या सोचते हैं आप इस प्रोडक्ट के बारे में, नीचे कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को, और मेरी वेबसाइट जो है wallclub.com, उस पर विज़िट कीजिए। उस पर मैं एक और चीज़, अभी डीलरशिप के रिव्यूज़ जो कि बहुत फेक गूगल रिव्यूज़ पे आ रहे हैं, कंप्लेंट है ये वाली, उस पर ये वाली चीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं। अगले साल तक कोशिश करेंगे कि डीलरशिप रिव्यूज़ भी वहाँ पे हों। अभी के लिए आप वहाँ पे ओनरशिप रिव्यूज़ कार के या पेड कंसल्टेशन मोनीश जी के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है उसके लिए विजिट कर सकते हैं। यूज्ड कार भी अभी कुछ पड़ी हुई हैं, डेटाबेस मैंने अपडेट करना है, वो भी आप देख सकते हैं। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू, बिकॉज आपके कारण ही ब्रांड्स ने एक कस्टमर को आइडेंटिफाई किया है कि हाँ, ये भी हमारी बात अपनी कम्युनिटी तक पहुँचा। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।